बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 6 क्लास हिस्ट्री। और आज हम पढ़ेंगे इजिप्ट द गिफ्ट ऑफ द नील के मिस्र के लिए एक तोहफा दरिया नील का। पिछली जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने ये समझा कि जो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन थे यानी मौलिक बागात, वो दुनिया के कदीम अजायबात के अंदर शामिल हैं। सो उनकी लिस्ट में जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट वंडर्स इन वर्ल्ड के अंदर शामिल हैं और ये दरिया नील से बिलोंग कर मिस्र से करते थे। सो अब रेगुलर हम चैप्टर की स्टडी करते हैं, लेकिन इस चैप्टर को हमने देखना है सबसे पहले रिवर नील की इंपॉर्टेंस के हवाले से। उसके बाद दूसरा हमने ये देखना है कि इस इजिप्ट सिविलाइजेशन को डिस्कवर कब किया गया। तीसरे नंबर पे हम आज इसके साइलेंट फीचर्स ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन को, हमारे सामने पेज नंबर 2 है, हमारे सामने चैप्टर नंबर 2 है और ये पेज नंबर है 12 नंबर पेज के ऊपर इजिप्ट द गिफ्ट ऑफ द नील, मिस्र और उसके लिए जो तोहफा था दरियाए नील का, ये टाइटल है हमारा। अच्छा, इस टाइटल में हम सबसे पहले सिग्निफिकेंस नील फॉर द इजिप्ट सिविलाइजेशन को रीड करते हैं कि जो दरियाए नील है इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत, इसका वजूद जो है वो कैसा था इस इजिप्ट सिविलाइजेशन के अंदर। सो हम ये देखते हैं कि ये जो दरियाए नील है ये बेसिकली अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं जिनमें इजिप्ट है, जिनमें सूडान है, जिनमें एथोपिया है, युगंडा है, कांगो है, कीनिया है, ब्रोंडी है, इनके अंदर से ये गुजर के आ रहा होता है। अच्छा, ये स्टार्ट होता है एक ब्लू, इसको फीड करती हैं बेसिकली दो लेक्स, दो स्ट्रीम, जो छोटी छोटी स्ट्रीम होती हैं वो इसे फीड कर रही होती हैं। एक स्ट्रीम का नाम है वाइट नील और दूसरी स्ट्रीम का नाम है ब्लू नील। ये दोनों जो स्ट्रीम्स हैं ये मिल के दरिया नील को मिलाती हैं और ये फ्लो करता है मेडिटेरियन सी की जानिब, मेडिटेरियन सी की जानिब ये चला जाता है। अब मजीद हम आगे पढ़ते हैं नील वैली के बारे में। वैली का हमें कंसेप्ट पहले से मालूम है कि हम सब जानते हैं कि जब दो पहाड़ होते हैं या दो ऊंची ढलवानें होती हैं, दो ऊंची जगह होती हैं, उनके बीच में बहने वाले पानी को जो नाला होता है उसे हम वैली के नाम से कहते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कागान वैली इसके लिए जानी जाती है, नीलम वैली इसके लिए जानी जाती है। इजिप्ट सिविलाइजेशन emerged around 3500 BCE along the bank of the river Nile in the north eastern Africa। यानी ये अफ्रीका के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में था। दरियाए नील की जो प्रेजेंस मिलती है रिवर नील की या इजिप्ट सिविलाइजेशन की, वो 3500 BCE में मिलती है। ये बिल्कुल वही टाइम था जिसके हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा कि आकेडियंस ने समर सिविलाइजेशन को 3200 BCE में शिकस्त दे दी थी। 3200 कबल मसीह में जो समर सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई थी और उससे 200 साल पहले, उससे 300 साल पहले जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है इसका वजूद मिलता है। द सिविलाइजेशन वॉज able to flourish due to the annual flooding of the river made the soil fertile for the agriculture। ये जो सिविलाइजेशन थी ये बेसिकली काबिल हुई थी, फ्लोरिश हुई थी, बढ़ी थी, इनहांस हुई थी ड्यू टू द एनुअल फ्लडिंग, कि दरियाए नील के अंदर जो सालाना फ्लड आता था, बारिशें होती थी, पानी आता था, उस पानी के सोर्स की वजह से जो दरियाए नील के अंदर फर्टाइल सॉइल आती थी, अच्छी मिट्टी आती थी जो एग्रीकल्चर के लिए बड़ी बेहतर। सराउंडिंग एरियाज ऑल्सो सपोर्टेड वाइल्ड लाइफ, और जो करीब करीब के जो इलाके होते थे, जैसे दरियाए नील के समझ लें 10-15 किलोमीटर एक साइड पे, 10-15 किलोमीटर दूसरी साइड पे, वो सपोर्टेड होते थे वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि जो जो एनिमल्स होते हैं उन्होंने भी सरवाइव पानी के साथ करना होता है। अब वो ज्यादातर ऐसे इलाकों में रहना पसंद करेंगे जहां पे पानी वाफर मिकदार में हो, पीने के लिए पानी वाफर मिकदार में हो। सो जो वाइल्ड लाइफ थी वो भी सपोर्ट होती थी, क्योंकि इसके करीब करीब उसे हंट किया जाता था फूड के लिए या ट्रेंड किया जाता था लेबर के लिए।
हमें इसके अंदर दो तरह की इंपॉर्टेंस सामने आई। एक तो फर्टाइल लैंड हमारे पास आती थी नील की वजह से, और दूसरा हमें यहाँ से हंटेड एनिमल मिलते थे या हम उनको ट्रेन करते थे लेबर्स के लिए। द लॉन्ग एंड द नैरो वैली, ये लंबी और तंग वैली, वो सराउंडेड बाय डेजर्ट, जो सहरा है उससे घिरी हुई थी। ऑन हाई माउंटेन्स वॉज कट ऑफ द रेस्ट द ऑफ द वर्ल्ड, जो इसे दूसरी दुनिया से कट ऑफ कर देते थे। हाई माउंटेन थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिनकी वजह से ये दूसरी जो दुनिया थी उनके साथ ये कट ऑफ हो जाती थी। मतलब एक पहाड़ की वैली में जब आप बैठे होते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि इस पहाड़ की ऊंचाई की दूसरी साइड पे भी कोई दुनिया है, हम ऐसे होता है जैसे कट ऑफ हो जाते हैं। ड्यू टू इट्स यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन, इसकी इस बेहतरीन जोग्राफियाई लोकेशन की वजह से हार्डली एनी चांस अकर्ड इन द रीजन फॉर ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स, के तकरीबन 3-4 हजार साल ऐसे गुजरे जिसके अंदर इस सिविलाइजेशन में कोई लंबी चौड़ी तब्दीली नहीं आई। 13 पे जो हमें पहली इंफॉर्मेशन हेडिंग मिलती है, द डिस्कवरी ऑफ द इंसेंट इजिप्ट, कि इजिप्ट को, कदीम इजिप्ट को डिस्कवर कैसे किया गया। सो द फ्रेंच जनरल नेपोलियन बोनापार्ट led a military campaign against the British in Egypt in 1798, यानी 1798 के अंदर इजिप्ट में जो फ्रेंच जनरल थे नेपोलियन बोनापार्ट, इसने एक मिलिट्री कैंपेन की, एक मिलिट्री टास्क पूरा किया ब्रितानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ही टुक मैनी आर्टिस्ट अलोंग विद हिम, वो अपने साथ बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं जो इस नॉलेज को समझते हैं, इस नॉलेज को जानते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, आप उनको आसान से लफ्जों में तारीखदान कह सकते हैं। अलोंग विद देम मेड स्केचेस बिल्डिंग्स एंड द सीनरी टू कीप रिकॉर्ड, कि उन्होंने जो स्केचेस थे वो तैयार किए, बिल्डिंग्स की डायग्राम्स तैयार की, सीनरीज को रिकॉर्ड के लिए रखा। द रिकॉर्ड केप्ट बाय दोज फ्रेंच सोल्जर्स, और ये वाला जो रिकॉर्ड था ये महफूज किया गया इन फ्रांसीसी सोल्जर्स के अकॉर्डिंग विद द अर्लीस्ट रिकॉर्ड डाटा ऑन इजिप्ट, और यही हमारा मिस्र का सबसे पहला रिकॉर्ड था जिसे महफूज किया गया था। इट वॉज लेटर पब्लिश्ड इन द सीरीज ऑफ पब्लिकेशन, इसे बाद में पब्लिश भी कर दिया गया था जिसका टाइटल उन्होंने रखा डिस्क्रिप्शंस ऑफ इजिप्ट। डिस्क्रिप्शन होता है बयान, डिटेल, सो इजिप्ट की तफसीलात के लिए इसे रख दिया गया। लेट फीचर्स ऑफ द इजिप्ट सिविलाइजेशन में वी नो मोर अबाउट द इजिप्ट सिविलाइजेशन, हमें बहुत सारा कुछ इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में जानने को मिलता है देन एनी अदर सिविलाइजेशंस, दूसरी बहुत सारी सिविलाइजेशन की बदौलत इसके बारे में हमें ज्यादा जानने को मिलता है। अब इसकी रीजन क्या थी? बिकॉज इसकी वजह ये थी ancient Egyptians left written script in from the hieroglyphics in drawing for the wall and tombs, कि इन्होंने जो अपने मकबरे बनाए, जो दीवारें खड़ी की, या जो इन्होंने पिरामिड्स बनाए, या जो कुछ भी इन्होंने किया वो इन्होंने रिटन शेप के अंदर, रिटन स्क्रिप्ट में कुछ डिज़ाइन, कुछ ड्राइंग, कुछ शक्लें, कुछ इस तरह से बनाया कि उनको रीड करने के बाद इस इजिप्ट सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को समझना कदरे आसान हो गया था। अब साइलेंट फीचर में जो सबसे पहली बात आएगी वो एग्रीकल्चर की आएगी। एग्रीकल्चर की यूं आएगी कि देखें, जब आप दरियाए नील को रीड करेंगे तो आपको सबसे पहले जो चीज़ मालूमात में आनी चाहिए वो पानी की सहूलत से एग्रीकल्चर ने डेवलप होना है। दूसरी आपके लिए जो हेडिंग बननी चाहिए वो भी दरियाए नील से अकॉर्डिंग है कि दरियाए नील के जरिए वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे, कि बोट्स के जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तीसरी जो हेडिंग है इसी सवाल की वो भी आपकी रिवर नील से रिलेटेड होनी चाहिए, वो फिशिंग करते थे, वो यहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट करते थे। चौथी हेडिंग भी आपकी दरियाए नील से रिलेटेड होनी चाहिए कि वो इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी सोर्स यूज कर रहे होते थे। सो दरियाए नील की इंपॉर्टेंस को ही अगर हम बयान कर दें इस साइलेंट फीचर ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन में तो ऑलमोस्ट हमारा 60% जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। ऑल इजिप्शियंस रिलायड ऑन एग्रीकल्चर, तकरीबन जो तमाम इजिप्शियंस थे वो रिलाय करते थे, उनका जो दारोमदार था वो इस एग्रीकल्चर पे था। द कंडीशंस ऑफ द फार्मिंग
कि जो हालात वाक़यात थे, जो मौसम की सूरत हाल थी, जो कंडीशंस थी फॉर फार्मिंग, उगाने के लिए, किसी एग्रीकल्चर सिचुएशन के लिए, वर आइडियल बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू रिवर नील। प्रॉक्सिमिटी का वर्ड होता है करीब होना। अब जैसे किसी इलाके में नहरी निज़ाम उसके करीब होएगा तो वहाँ फसलें बहुत अच्छी होंगी, किसी इलाके में दरिया करीब होएगा तो वहाँ पानी के सोर्सेज अच्छे होंगे। सो द कंडीशन ऑफ द फार्मिंग वर आइडियल बिकॉज द प्रॉक्सिमिटी टू द रिवर नील, कि ये रिवर नील की कुर्बत थी जिसकी वजह से ये फार्मिंग कंडीशंस थी ये बड़ी बेहतर हो गई थी। द रिवर फ्लडेड बाय सराउंडेड लैंड, और ये दरिया फ्लड कर देता था, ये भर देता था, ये पानी ले आता था सराउंडिंग एरियाज में, लीविंग बिहाइंड, और अपने पीछे ये छोड़ जाता था ऑलिव सॉइल, रिच फर्टाइल, अच्छी सरजमीन, डेट फ्लोरिश द ग्रोथ ऑफ द सेवरल काइंड ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, जो बढ़ा देती थी, जो नशोनुमा करती थी। फ्लोरिशिंग का मतलब होता है इनहांस कर देना, पैदावार को बढ़ा देना, उसे इनलार्ज कर देना। फ्लोरिश का मतलब नशोनुमा, आप इसे कह सकते हैं। ग्रोथ सेवरल काइंड ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, कि मुख्तलिफ किस्म की जो क्रॉप्स थी और फ्रूट्स थे ये ठीक होते थे। नेक्स्ट हम देखें, इजिप्शियंस ग्रो सीरियल क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले। सीरियल क्रॉप्स वो होती हैं जो अनाज वाली होती हैं, जो दानेदार होती हैं, जिनमें जिनमें ग्रेन्स की शक्ल में किसी चीज़ को कलेक्ट किया जाता है। अब ग्रेन्स की शक्ल में देखें, गंदुम ग्रेन्स की शक्ल में है, बार्ले ग्रेन की शक्ल में है। जो क्रॉप्स होती हैं इनको उगाते थे, जैसे गंदुम हो गई, बार्ले, जौ हो गया। वंस अ ईयर, एक साल में एक मरतबा उगाते थे, यानी ट्वाइस अ ईयर नहीं करते थे, वंस अ ईयर करते थे कि साल में सिर्फ एक दफ़ा उगाते थे। एंड द सरप्लस, और जो इजाफी होती थी, जो जो इनके एग्रीकल्चर, जो इनकी अपनी ज़ाती ज़रूरियात से बढ़ जाती थी, जो इजाफी हो जाती थी, वॉज स्टोर्ड, उसे ये स्टोर कर लेते थे, टू इंश्योर, इस बात की यकीन दहानी के लिए, डैट द सरप्लस गेन वॉज ऑल्सो एक्सपोर्टेड, सॉरी, द पॉपुलेशन एंड सर्वाइव अ बैड हार्वेस्ट सीजन ऑफ फेमाइन, कि जो बुरा वक्त आएगा मौसम का, या जिसमें हार्वेस्टिंग ठीक नहीं हो पाएगी, उसमें सर्वाइवल के लिए उसे स्टोर भी कर लेते थे। पहला काम ये करते थे कि ये बहुत अच्छी फसलें लेते थे, सरप्लस अमाउंट, सरप्लस जो अनाज होता था, जो क्रॉप होती थी, उसे ये स्टोर करते थे, इस बात की यकीन दहानी के लिए कि जो पॉपुलेशन है उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, और बैड हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर हम उससे अपनी अपनी सर्वाइवल कर सकें। और फेमाइन, अच्छा ये फेमाइन देखें, आपने क्लास 6 के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है इकोसिस्टम, उसके अंदर पढ़ा होगा कि ये फेमाइन बेसिकली इंसान की किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से आने वाला कहत होता है। कि मान लें कि वहाँ पे गंदुम पैदा हो गई, लेकिन लोगों ने सारा साल गंदुम पे गंदुम और रोटियों पे रोटियां खाते रहे और बाहर एक्सपोर्ट करते रहे, तो क्या होएगा, कहत साजी आ जाएगी। ये जो कहत साजी है, जो इंसान के किसी अमल की वजह से हो रही होती है, उसे हम फेमाइन कहेंगे। सरप्लस ग्रेन सरप्लस ग्रेन वॉज ऑल्सो एक्सपोर्टेड द नेबरिंग किंगडम्स एंड सेटलमेंट्स, कि ये करीब करीब के जो इलाके होते थे उनको भेजी जाती थी, उनके साथ ट्रेड किया जाता था। उन ड्यू टू द इजिप्ट बिकेम द वेल्दी एंड पावरफुल किंगडम, और इसकी वजह से जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है वो बड़ी अमीर और बड़ी ताकतवर किंगडम बन गई थी। बिसाइड्स सीरियल क्रॉप्स, इसके साथ साथ कि ये जो अनाज उगाते थे, इसके अलावा, बिसाइड्स इसके साथ साथ या इसके अलावा, इजिप्शियंस ऑल्सो कल्टिवेटेड फ्रूट्स, के ये फ्रूट्स भी कल्टिवेट करते थे, जिनमें खजूरें थीं, जिनमें इंजीर थी, जिनमें अंगूर थे। वेजिटेबल्स भी ये लगाते थे, बीन्स हैं, पीज हैं, ऑनियन है, गार्लिक है, कैबेज है। सो ये ना सिर्फ सीरियल क्रॉप्स कल्टिवेट करते थे, बल्कि फ्रूट्स कल्टिवेट करते थे, बल्कि वेजिटेबल्स कल्टिवेट करते थे ये। एंड फूडर फॉर कैटल्स, और अपने जो माल मवेशी होती हैं, जिनको ये लेबर के लिए यूज करते थे, जिनको ये काम के लिए अपना एग्रीकल्चर में यूज करते थे, उनके लिए ये फूड भी तैयार करते थे, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फूड तैयार करते थे। पपायरस का एक वर्ड हमारे सामने सुनने को मिल रहा है, ये बेसिकली दरियाई इलाकों के करीब या नहरी नदी नालों के करीब उगने वाला एक कुदरती किस्म का पौधा होता है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल हार्ड किस्म का होता है, और इससे लकड़ियां
आग जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, इससे लकड़ियां इस्तेमाल की जाती थी घरों की छत डालने के लिए, इससे मुख्तलिफ किस्म की टोकरियां, सर पे रखने के लिए हैट और मुख्तलिफ किस्म की चटाइयां वगैरह इस्तेमाल की जाती थी। मतलब पापायरस को इजिप्ट सिविलाइजेशन में बहुत बहुत अहम रोल हासिल था इसका। was another important crop naturally grow along the bank of the नील, कि ये दरियाए नील के करीब करीब के इलाकों में उग जाती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, बेसिकली उस वक्त हम ये तो नहीं कह सकते थे कि कार, बस या मोटरवे, हाईवे या एरोप्लेन्स होते थे। सो ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके की होती थी, या तो माल मवेशियों के जरिए उन पे, ऊंटों पे या किसी जानवरों पे चीज़ों को लाद के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, या फिर दरियाए नील के जरिए बोटिंग करके और एक इलाके से दूसरे इलाके पे जाना। Cities and villages along the length of the river Nile could be easily accessed by the Egyptian and boat of the transportation as a well for the trade। कि जो शहर और जो इलाके दरियाए नील के करीब करीब आबादी के साथ होते थे, दरियाए नील में कश्तियां चलाने से ट्रांसपोर्टेशन को और ट्रेड को अच्छे तरीके से इंगेज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। द इजिप्शियंस वर स्किलफुल बोट मेकर्स, जो मिस्री थे वो बड़े माहिर बंदे थे, जो बोट्स बनाने वाले, कश्तियां बनाने वाले। देवर कॉट फिश, वो मछलियां भी पकड़ते थे। विच वॉज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट, जो कि उनकी डाइट का, उनकी गिजा का एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करता था। सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन नो जियोमेट्री एंड वे ऑफ कैलकुलेट सरफेस, के इजिप्टियंस जो थे वो जियोमेट्री के बारे में जानते थे और वो जानते थे कि किस तरह से सरफेस को कैलकुलेट किया जा सकता। अब सरफेस से मतलब किसी भी स्क्वायर का, किसी भी रेक्टेंगल का जो सरफेस एरिया होता है, आप अपने मैथ के अंदर 4 और 5 क्लास में इसके बारे में पेरीमीटर का, एरिया का बड़े अच्छे से जान चुके। यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम, उन्होंने डेसिमल सिस्टम इजाद किया एंड डिवाइडेड डिस्टिंक्ट द सिंबल ऑफ 10, 100, 1000 और इस सिंबल के साथ, एंड सो ऑन, और इससे भी आगे। नॉट ओनली दिस, यहां तक की बात नहीं रही, द सिंबल ऑफ द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, के जो हम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ रहे होते हैं, जो हमने क्लास 5 के अंदर चैप्टर नंबर 3 को रीड किया है, 4 ऑपरेटर्स का, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवीजन होते हैं, ये उनकी भी सिंबल्स को यूज कर रहे थे। इट इज बिलीव्ड दैट दे हैड ऑलमोस्ट कम क्वाइट क्लोज, और इस बारे में भी यकीन दहानी है और यकीन गैस किया जा सकता है कि ये वैल्यू ऑफ पाई 22/7, यानी ये पाई एक बेसिकली वैल्यू है जो डिस्कवर की गई थी, या आप समझें कि साइंसदानों ने बाद में इस वैल्यू को फाइंड किया था। ये इस वैल्यू की मेजरमेंट के बिल्कुल करीब करीब आ गए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगला जो चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 14 रखेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।